गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमन चौधरी श्याम शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से आज ऑनलाइन क्लास के साथ आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय समाज और शिक्षा के अंदर शिक्षा की चुनौतियां। शिक्षा की चुनौतियां इसका देखेंगे परिचय, इसके बारे में देखेंगे। शिक्षा की चुनौतियां अपने आप में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति में कैसी है। शिक्षा की चुनौतियां देखेंगे, इसका परिचय पहले करेंगे कि क्या है परिचय। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमने अपने नवोदित या नए राष्ट्र के अंदर अपने सामने हम ये उद्देश्य लेके चले थे या हमने ये उद्देश्य रखे थे कि हमारे हर नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उपलब्ध करवाएंगे। हमने ऐसे संविधान और कानून का निर्माण किया था कि जिसके अंदर हर नागरिक बराबर हो। हमने अपने संविधान में या कानून का ऐसा निर्माण, उसमें ऐसी विशेषताएं, उसका ऐसे नियम बनाए थे कि वहां पर हर नागरिक हर क्षेत्र में समान रूप से रहे और उनके अंदर बराबर का हिस्सा और समानता हो हर नागरिक ने। हमने ऐसे संविधान और कानून का निर्माण किया जिसकी आगे हर इंसान बराबर हो। जाति, धर्म, लिंग और रंग के आधार पर भेदभाव करना असंवैधानिक है, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा और अवसरों में समानता या समान अभी भी दूर है। अभी भी कहीं पर क्षेत्र में कहीं न कहीं हमें किसी न किसी प्रकार से असमानता भी दिखाई देती है। ऐसी परिस्थितियों में विद्यालय की शिक्षा असमानता न हो, ऐसी परिस्थिति पैदा हो, वहां पर विद्यालय की शिक्षा बहुत ही जरूरी है। विद्यालय शिक्षा की अहम भूमिका है उनके लिए जहां पर अभी भी असमानता है। एक और शिक्षा व्यवस्था जाति, लिंग, गरीब, धर्म, सामाजिक उद्देश्यों निर्धारित करती है। सामाजिक उद्देश्यों देखते हैं कि शिक्षा का क्या प्रभाव पड़े, कहां तक लेते हैं शिक्षा की अहम भूमिका किस रूप में आ रही है कि शिक्षा को जाति, लिंग, गरीब, धर्म आदि भेदभाव से प्रभावित होती है। शिक्षा को अगर बिना भेदभाव से हम यूज करेंगे, पढ़ेंगे तो आसानी होगी। अगर गरीब परिवार से बच्चा बैठा है, अमीर परिवार से, उनके बीच में अगर भेदभाव धर्म की तरफ से देखेंगे, उनके बीच अगर भेदभाव, तो शिक्षा निश्चित रूप से प्रभावित होगी। दूसरी ओर से यह भी उपेक्षा की जाती है कि समाज में समानता का संदेश फैलाती है और उसके साथ साथ अपेक्षित समुदायों, महिलाओं व गरीबों की शिक्षा रूपी सीढ़ी उपलब्ध कराएं जिसकी मदद से वे ऊपर चढ़ सकें। महिलाएं और हर गरीब परिवार का बच्चा भी अपनी ऊंचाइयों को छू सके, उनके लिए शिक्षा की अहम भूमिका है। शिक्षा की चुनौतियों का परिचय देखेंगे, इसकी उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य में शिक्षा की चुनौतियां हैं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं कि जाति व्यवस्था के स्वरूप। पहला उद्देश्य है जाति व्यवस्था के स्वरूप और उसमें परिवर्तन को समझना। पहला उद्देश्य है जाति व्यवस्था के स्वरूप और उसमें हो रहे परिवर्तन को समझना। सेकंड नंबर है दलित समुदायों के बच्चों की शिक्षा की स्थिति और चुनौतियों को समझना। थर्ड नंबर है जनजाति की स्थिति और उनके विकास की समस्याओं को समझना। फोर्थ नंबर है
समस्याओं, उनकी शिक्षा को समझना और उनके लिए बनी योजनाओं की समीक्षा करना उद्देश्य हो गए। अब देखते हैं इसके अंदर कि विद्यालय का समाज से क्या संबंध है। विद्यालय का समाज के साथ संबंध देखते हैं कि काम की तलाश में पलायन करते हुए या जगह छोड़ते हुए परिवार व उनके बच्चे सुखों की चपेट में आए समुदायों की नजरअंदाज कर शिक्षा की बात तो कर ही नहीं सकते। जो बच्चे अपने खाने के लिए हर एक काम की तलाश में घर से निकलते हैं, बाहर की ओर जाते हैं, जगह जगह पे अपने काम शुरू करते हैं, अपने खाने के लिए भरपेट खाना न मिले, वो लोग अपने एक स्थान पर छोड़ के दूसरे स्थान पर अपना कारोबार शुरू करते हैं, तो उन लोगों के बच्चों की शिक्षा का जिक्र करना या शिक्षा के बारे में सोचना तो दूर की बात है कि खाने के लिए कुछ नहीं है तो शिक्षा तो कहाँ से करेंगे वो लोग। गंदे पानी से फैले हैजे से मरते हुए शिशु, एक तरफ बीमार व्यक्ति उसी परिवार में उनकी मौत हो रही है, उन परिवारों के बच्चों की शिक्षा पूरी करवाने की अपेक्षा तो हो ही नहीं सकती। जिसके पास भरपेट खाना ना हो, तन ढकने के लिए कपड़े की जरूरत न हो, तो वहाँ शिक्षा की जरूरत जो है पर वो इस जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। बहुसंख्यक लोगों की शिक्षा से जोड़ने के लिए, सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि विद्यालय उन लोगों के जीवन से करीब से जुड़े और एक बेहतर समाज व राष्ट्र के आदर्शों को साकार करने की कोशिश करें। साथ ही लोगों के साथ संवेदना, सहयोग और संबंध बढ़ाने या मनोबल बढ़ाने का रिश्ता कायम रखें। जिस भी बच्चे को शिक्षा ना मिल रही है उनको उनका सहयोग करें, उनका साथ में उसकी संवेदना रखें, उनका मनोबल बढ़ाएं और उनको साथ रिश्ता कायम रखें। विद्यालयों का सशक्तिकरण भी करना बहुत जरूरी है। जहाँ विद्यालयों की सुव्यवस्था, जहाँ विद्यालयों की अच्छी व्यवस्था है, अच्छा प्रबंध पाया जाता है, वहाँ देखा गया है कि गरीब परिवार का बेटा या बेटी, गरीब परिवार के बच्चे भी विद्यालय में ज्यादातर नियम रूप से आते हैं। जिस भी विद्यालय का मैनेजमेंट अच्छा हो, व्यवस्था अच्छी हो, तो वहाँ पर चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ पर गरीब परिवार के बच्चे नियम रूप से आएंगे और शिक्षा की उपलब्धि है, शिक्षा की जो परिणाम है, उनके जो मंजिल है वो निश्चित रूप से वो हासिल करेंगे। आगे देखते हैं जातीय व्यवस्था और दलित शिक्षा। जातीय व्यवस्था जातीय व्यवस्था है दलित शिक्षा। जातीय व्यवस्था है दलित शिक्षा। इनके वर्ण और जाति की देखें कि वर्ण और जाति, वर्ण और जाति, पहचान कैसे होती है इनकी। वर्ण के रूप में देखें, जाति के रूप में देखें। भारतीयों की पहचान कई प्रकार से, हर एक व्यक्ति की अलग अलग से पहचान होती है। हिंदू समाज में 4 प्रमुख वर्णों में से एक ब्राह्मण प्रमुख है। इस वर्ण का एक उपविभाजन या जाति है। वर्ण के आधार पर देखेंगे, वर्ण के आधार पर देखिए हिंदू समाज में कार्य व्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार समाज में 4 वर्णों को बांटा गया है। कितना बांटा गया है? 4। चार वर्णों में बांटा गया है। ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र माने गए हैं। इनमें से ब्राह्मणों को सबसे
श्रेष्ठ और शूद्रों को सबसे निम्न स्तर का दर्जा दिया गया है। ब्राह्मणों के कार्यों को उस समय में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी। इसके बाद रक्षा और युद्ध, प्रशासन तथा शासन कार्य थे जो क्षत्रिय की माने जाते थे। और व्यापार वाणिज्य अलग लोगों के काम थे। कृषि और दस्तकारों को भी जातियां थी। ये स्वच्छ एवं या साफ सुथरे माने गए व्यवसायों में रखते। किसानों के सबसे अधिक किसान के लोग थे, उनको माने गया साफ सुथरा व्यवसाय किसानों का था। वर्ण की पहचान व्यक्तियों के बीच, वर्ण की पहचान है वो व्यक्तियों के बीच पहचान, सामाजिक संरचना की व्यवहारिक, वर्ण की पहचान व्यवहारिक रूप से देखेंगे कि किस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। हिंदू समाज में व्यवस्था में वर्ण आधारित पहचान, सामाजिक संरचना की व्यवहारिक इकाई नहीं है। हर एक वर्ण व्यवस्था में कई जातियां समूह रखती हैं। शायद समूह में एक ऐसे वर्ण, एक प्रकार के व्यक्ति भी नहीं हो सकते। आगे देखेंगे जातियां। आगे देखते हैं कि जाति, जाति जाति क्या कैसे होती है, चेंज होती है नहीं। मैं देखेंगे कि यह जाति शब्द का इस्तेमाल उस अंतर विवाह समुदाय के लिए किया जाता है जिसकी सामाजिक हैसियत कामों पेश परिभाषित है, जिसके साथ व्यवसाय को परिभाषित किया जाता है। जाति की कुछ विशेषताएं हैं कि जातियों की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके अंदर क्या क्या गुण कैसे कैसे होती हैं, चयन किया जाए या ना किया जा सकता है। विशेषताएं, जाति जन्मजात होती है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है मृत्यु तक उसकी वही जाति रहती है, पहली विशेषता। सेकंड नंबर है कुछ जातियां उच्च कुछ निम्न मानी जाती हैं, जिसका निर्धारण जन्म के आधार पर ही किया जाता है। थर्ड नंबर है उच्च जातियों को विशेष अधिकार मिले होते हैं और निम्न जातियों पर विविध प्रकार के प्रतिबंध भी होते हैं। फोर्थ नंबर है जाति के सदस्यों के साथ, जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल होते हैं। विवाह अपनी ही जाति से कर सकते हैं। 5 है जाति व्यवस्था में खान पान के विशेष नियम होते हैं। 6 नंबर में बताया कि व्यवसाय से संबंधित जाति में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आती है। पहली पीढ़ी के अंदर जो व्यवसाय था वो ही अगली पीढ़ी में चला आता है। 7 नंबर है एक जाति के सदस्य सामान्य एक समान की संस्कृति के साझेदारी होते हैं। जाति की विशेषताएं हो गई 7। अब देखते हैं विभिन्न जातियों के बीच में संबंध कैसे होते हैं। विभिन्न जातियों के बीच में संबंध, विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं उनके बीच में संबंध कैसे हैं। निम्न जातियां उच्च जातियों की सेवा करती हैं। कई जगह पे हमने देखा है कि उच्च स्तर के जो लोग हैं, निम्न स्तर के लोग हैं, उनसे अपनी सेवा यानी अपना काम करवाते हैं, उनसे दबकर रहती है निम्न जातियां। इसके अलावा सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सहभोजन स्पर्श के संबंध में भी कई नियम है। उच्च और निम्न जातियां साथ बैठकर खाना भी नहीं खाती। कई स्थान पे ऐसा हमने देखा है। चाय की दुकानों पर भी उनके लिए अलग से बर्तन होते हैं, अलग से प्याले होते हैं, उन बर्तनों को खुद को साफ करना पड़ता है।
कानून एक्ट प्रथा का उन्मूलन भी हो गया है और अनुसूचित जातियां के सिद्धांत के रूप में समान भी मान लिया गया है। और देखेंगे अन्य धर्मों में जाति, विभिन्न जातियों के बीच में कैसे संबंध और अन्य धर्मों में जाति के संबंध कैसे है देखेंगे। सिख, भारतीय मुसलमानों, ईसाइयों जाति व्यवस्था का अवसर भारत में अन्य समुदाय में पाया जाता है। जो लोग उच्च जाति से हैं धर्म परिवर्तन कर अन्य धर्मों में जाते हैं, वहीं निम्न जातियों से धर्म परिवर्तन करने वाले लोग जैसे अनेक प्रकार से पाए जाते हैं। सामाजिक संबंध, उन लोगों के भी सामाजिक संबंध जोड़ने, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा ये मतलब नहीं किसी भी धर्म या किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, हम तो ऐसे ही किसी जाति धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं जाति व्यवस्था में निरंतरता या परिवर्तन। जाति व्यवस्था में निरंतरता और परिवर्तन कैसे होता है, परिवर्तन उनके बीच में या निरंतरता बनी रहती है। देखते हैं कि जाति का समकालीन रूप 1947 सन से पूर्व दलित वर्गों और विशेष रूप से अछूत माने जाने वाले जातियों को संगठित कर प्रयत्न राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ होने से पहले ही 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हो चुके थे। राष्ट्रवादी नेतागण जिसमें महात्मा गांधी जी प्रमुख थे, सबसे नीचे समझी जाने वाली जाति के उत्थान के लिए अस्पृश्यता जिसके छुआ न जा सके तथा अन्य जातियों प्रतिबंधों के उन्मूलन के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए प्रयत्नशील थे। साथ ही भूस्वामी और उच्च जातियों को यह आश्वासन देने में भी सफल रहे कि उनको हितों को भी ध्यान में रखा जाए जो निम्न जाति के थे। आगे बताएं 1947 के बाद 1947 के बाद आजादी के बाद भारत के ये अंतर विरोध विरासत में मिले थे। एक और शासन जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध था और दूसरी ओर भारत के संविधान में भी स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया। जाति, धर्म, लिंग और वर्ग के आधार पर भेदभाव करना असंवैधानिक है। संविधान अनुच्छेद 15, 16 और 17 संविधान के अंदर अनुच्छेद के 15, 16 और 17 1947 के बाद अनुच्छेदों को बताया गया है। अनुच्छेद 15, 16 और 17 के अंदर 15, 16, 17 के अंदर बाल मौलिक अधिकार 3 था, उसके अंदर दिखाया गया था कि इसके संदर्भ में प्रावधान किए गए थे। संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 17 मौलिक अधिकार 3 के अंदर इसका प्रावधान किया गया था। दूसरी ओर उन आमूलचूल सुधार करने के लिए असमर्थ एवं अनिश्चित था कि जातीय असमानता के आर्थिक आधार को कमजोर कर पाती। इसके आगे देखेंगे औद्योगिकरण। इसके आगे देखेंगे कि औद्योगिकरण का प्रभाव। औद्योगिकरण का प्रभाव कैसा क्या पड़ता कि राज्य के विकास संबंधी कार्यकलाप और निजी उद्योग की समृद्धि ने भी आर्थिक परिवर्तन में तीव्रता और गहनता लाकर अप्रत्यक्ष रूप से जाति प्रथा को
प्रभावित किया है। आधुनिक उद्योग ने कई प्रकार के नए नए रोजगार के अवसर तैयार किए, जिनके लिए कोई जातीय नियम नहीं था। सबके लिए वो अवसर, वो उद्योग, उनके नियम सबके लिए समान रूप से थे। अब उनमें देखेंगे विवाह। अब देखिए उनके अंदर विवाह, अपनी ही जाति के भीतर उन लोगों के अपनी ही जाति के अंदर विवाह करने की परिपाटी आधुनिकरण से अभी प्रभावित थी, अप्रभावित थी उनके अंदर। आज भी अधिकांश विवाह जाति की परिसीमाओं के भीतर होती हैं, उनके अंदर ही हो रही हैं। उदाहरण के लिए देखिए उच्च जातियां जैसे ब्राह्मण, राजपूत, उनके अंदर अंतर जातीय विवाह संभव रूप से कहीं न कहीं अधिक हो रही है। परंतु उच्च जाति और पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बीच भी विवाह आज भी न के बराबर ही हो रही है। जातीय साथ भोजन करने के नियमों के मामले में भी स्थिति लगभग ऐसी ही बनी हुई है। आगे देखेंगे लोकतांत्रिक राजनीति का प्रभाव। लोकतांत्रिक राजनीति का प्रभाव परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण जनता के अंदर, समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर देखें कि परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र राजनीति का क्षेत्र है। किस तरह राजनीति का क्षेत्र है। स्वतंत्र भारत में अपने प्रारंभ से ही लोकतांत्रिक राजनीति गहनता से जाति आधारित थी। किससे? जाति आधारित है। 1980 के दशक में स्पष्ट रूप से जाति आधारित राजनीति उभरने लगी थी और यहाँ पर भी समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं देखें कि कैसी है। आगे है समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं। समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं परिवर्तन की इन प्रक्रियाओं को जांचने और समझने के लिए समाजशास्त्रियों ने नई नई संकल्पनाएं रखी हैं, अनेक प्रकार की। संकल्पनाओं में से सबसे अधिक प्रभावित या प्रचलित संकल्पनाएं या संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की है। संकल्पनाओं में से सबसे अधिक दो संकल्पनाएं थी, संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की। और इन दो संकल्पनाओं में एम.एन. श्रीनिवास का देन थे। एम.एस. संस्कृतिकरण और प्रबल जाति दो संकल्पनाएं बताई थी और उनके अंदर किसकी देन थी? एम श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने बताया कि ये जातियां संस्कृतिकरण और एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार ये भारत के अग्रणी समाजशास्त्री थे। ये जाति व्यवस्था पर किए गए कार्य तथा सशस्त्रीकरण एवं प्रबल जाति जैसे शब्दों के लिए माने जाते थे। उनकी किताब थी यादों में बसा गाँव। एम.एन. श्रीनिवास ने एक किताब लिखी थी जो महत्वपूर्ण थी, यादों में बसा गाँव। यादों में बसा गाँव एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण किताब थी, अग्रणी थी। यादों में बसा गांव में चलाए गए सबसे अच्छे अभियानों में से ये एक था। आगे देखते हैं जाति की पहचान।
आगे है, इसमें देखें कि जाति की पहचान कैसे होती है। पहचान, जातीय पहचान कैसे होती है। अगर हम किसी शहर के माध्यम से देखें, किसी भी गांव में देखें, वहां पे शहर के मध्यम और उच्च वर्ग के व्यक्ति से पूछें तो उनका कहना हो कि आजकल जातिगत पहचान का कोई महत्व नहीं रहा, जातिगत पहचान का कोई महत्व नहीं। लेकिन वहीं पर अगर हम शहर या गांव में किसी दलित व्यक्ति से पूछें, वे अपनी जातिगत पहचान के महत्व को मानते हैं। इस प्रकार जहां भी देखने को मिले कि जाति रहित प्रतीत होने वाला उच्च जातीय समूह और घोषित रूप से जातीय पहचान के लिए निम्न जातीय समूह, दोनों की एक साथ मौजूदगी ही आज की जातीय व्यवस्था का केंद्रीय पक्ष है। दलित समुदाय की और उनकी शिक्षा। आगे देखते हैं, दलित समुदाय और शिक्षा। कैसी शिक्षा है इनकी कि अपने देश में लगभग 16% लोग दलित समुदाय के, कितने प्रतिशत है? 16% लोग जो प्राय शिक्षा से वंचित रहे हैं। ये वे जातियां हैं जो भारतीय समाज में निम्न स्तर पर मानी जाती है। संसाधन का स्वामित्व, शिक्षा, व्यवसाय और नौकरियों में जिनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। वर्तमान में अगर देखें इनकी दशा, वर्तमान में देखें दलित समुदाय की दशा कैसी थी। वर्तमान के अंदर देखिए कि पिछले 150 वर्षों से जातिवाद और विशेषकर दलित जातियों की स्थिति में बहुत अंतर आया है। सार्वजनिक शिक्षा, जमींदारी का खात्मा, शहरीकरण, कानूनों में बदलाव और चुनावी राजनीति आदि ने बदलाव की प्रक्रियाओं को तेज किया है। उदाहरण के लिए देखें कि राजस्थान में 1951-52 में ही बेगार प्रथा, 1951-52 में बेगार प्रथा, 1951 में बेगार प्रथा, सार्वजनिक पानी के स्रोत पर भेदभाव और मृत जानवरों को उठाने की बाध्यता, घर बनाने, गहने बनवाने आदि पर मौजूद पाबंदियों को समाप्त किया गया है। और गांवों में देखिए कैसा वातावरण है, क्या है कि अगर 100 दलित गांव में रहते हैं, उनमें से 68 खेती पर आश्रित है, जबकि 32 गैर कृषि में हैं, जो कृषि कार्य में करते हैं। उनमें से खुद की जोत केवल 60 है, बाकी 52% लोग मजदूरी करते हैं। किसान या खेती करने वाले लोगों में लगभग सभी सीमांत किसान ही हैं, जिसके पास 1 हेक्टर से भी कम जमीन है। इसका प्रमुख कारण है इसके पास जमीन या पूंजी किसी प्रकार की वित्तीय सहायता का अभाव है। इसके आगे गरीबी, दलितों की शिक्षा और उसका वातावरण और उनकी संख्या, इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।